इस वीडियो के अंदर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते क्या हैं, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, देखेंगे अगर आप तो पता चलेगा। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्शन बिटवीन एटम्स आर कलेक्टिवली नोन एज इंटर एटॉमिक फोर्सेस। यानी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो किन्हीं भी एटम्स के बीच में होंगे उन्हें कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। लेकिन सेम टाइप का फोर्स अगर प्रेजेंट है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में उसी तरीके का फोर्स प्रेजेंट होगा तो उसे हम किस टर्म से डिनोट करेंगे, उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के नाम से जाना जाएगा। ओके, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया। अगर एटम के बीच में प्रेजेंट होता तो इंटर एटॉमिक होता। छोटी सी टर्म है। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, इनमें अट्रैक्शन अराइज होने के जो इंट्रैक्शंस होती हैं उनके अराइज होने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जैसे पहला जो मेथड है वो है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ओके, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फर्स्ट जो मेथड है। डाइपोल डाइपोल, अब नाम से ही पता चल रहा है, डाइपोल वर्ड जहाँ भी आ जाए वहाँ समझ लेना डाई मतलब टू और पोल्स मतलब तो पोल्स ही होता है, यानी चार्जेस। यानी ऐसा फोर्स, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके ऊपर दो पोल ऑलरेडी जनरेटेड रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। डाई का मतलब टू और पोल्स का मतलब काइंड ऑफ चार्जेस, यानी दो तरीके के चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। क्या रहता है इनके पास, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो परमानेंट डाइपोल्स ही लिख लीजिए, खाली परमानेंट डाइपोल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर परमानेंट डाइपोल्स इनके पास प्रेजेंट है तो ये जब भी प्रेजेंट रहेंगे तो इनके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज एंड है तो वो दूसरे के नेगेटिवली चार्ज एंड की साइड अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे HCl है। अब जब हम HCl बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो H के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर क्या है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब इनके ऊपर अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन ये तो एक एटम एक मॉलिक्यूल हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा इसी तरीके से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उनके ऊपर भी इसी तरीके से अपोजिट चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल ये कंसिडर कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ये कंसिडर कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में इसका और इसका, इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, ये अलग मॉलिक्यूल का पार्ट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये अलग मॉलिक्यूल का पार्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस जनरेट होंगी। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगी जिस वजह से अट्रैक्शन होगा इनके बीच में और ये एक साथ गेट टुगेदर रहेंगी। तो इसे कहते हैं हम डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। और ये जो दिखाया है हमने कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इनके परमानेंट डाइपोल्स हैं कि H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। हम यहाँ पर इस बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप के ऊपर। अब सेकेंड टाइप जब पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीका होगा। इसमें देखिए आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब आयन डाइपोल इंट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, आयन भी लिख दिया और डाइपोल भी लिख दिया, मतलब एक तो आयन और दूसरा एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके ऊपर परमानेंट डाइपोल जनरेटेड हो, क्योंकि डाइपोल का मतलब तो हमने यही बताया था कि ये कौन से मॉलिक्यूल में होगा, एक तो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर क्या रहे, परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहे, परमानेंट डाइपोल, और एक क्या होना चाहिए, आयन होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आपने एक वेल नोन एग्जाम्पल देखा होगा, NaCl के बारे में सबको पता है, सब अवेयर हैं। जो हाउस होल्ड कॉमन सॉल्ट होता है उसे NaCl के नाम से जाना जाता है। जो NaCl है इसे जब डिज़ोल्व किया जाता है, किस में डिज़ोल्व करेंगे, इन H2O, यानी वाटर के अंदर जब डिज़ोल्व किया जाता है तो बहुत ही ईजिली ये उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। भले ही हम सिर्फ बीकर के अंदर NaCl डाल दें, पानी का बीकर ले और उसमें NaCl डाल दें,
अपस्टेयर नहीं भी करेंगे तब भी ये डिज़ोल्व बहुत ही ईजिली हो जाएगा। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है? ड्यू टू आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब यहाँ पर देखें होता क्या है, NaCl जो है, Na पे कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव, ठीक है, और Cl पे कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव रहता है। इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, आयोनिक नेचर का कंपाउंड होता है ये। H2O के अंदर जैसे ही जाएगा तो जो Na पॉजिटिव है इसे वाटर मॉलिक्यूल्स आके सराउंड करेंगे। किस तरीके से? ये है H2O, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे कैसा रहेगा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से एक और H2O मॉलिक्यूल आया, वो यहाँ प्रेजेंट रहेगा, एक और आया, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, है ना, और एक मॉलिक्यूल आएगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो इसको चारों तरफ से, इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से जो H2O मॉलिक्यूल है उसने सराउंड कर लिया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सोडियम आयन जो है वो तो बीच में रह गया, और जो डाइपोलर इंट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल है वो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इसके चारों तरफ में सराउंड है। अब ये तो Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव का क्या हुआ? Cl नेगेटिव भी तो प्रेजेंट था। तो इसे क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ही सराउंड करेंगे, लेकिन अब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। अब क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो हाइड्रोजन को तो अपनी साइड रखेगा और ऑक्सीजन अवे फ्रॉम चला जाएगा, क्योंकि हमेशा अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ भी अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, जो सेम चार्ज था वो तो अवे फ्रॉम सोडियम है। इसी तरीके से इस केस के अंदर क्लोरीन को H पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन O नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पर रिपेल करेगा। तो इसी तरीके से इसके सराउंडिंग के अंदर भी क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो खुद को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और जो कंप्लीट इंट्रैक्शन है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, कौन सी है? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, वो यहाँ पर जनरेट होती है। और आयन डाइपोल जनरेट होने की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है वो देखिए यहाँ पर जनरेट हुई, और ये दो तो इनके बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है? आयन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ने इन्हें बहुत अच्छी तरीके से सराउंड किया हुआ है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फर्दर जो भी इंट्रैक्शन है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, और जो NaCl होता है वो डिसोल्व हो जाता है। अब ये एग्जाम्पल अगर हमने लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ NaCl ही इसके अंदर डिसोल्व होगा। कोई भी ऐसा सोल्ट अगर हम लेंगे जो आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक नेचर का होगा, वो जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाया जाएगा, तो हर बार सेम प्रोसेस ही फॉलो किया जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थी सेकंड टाइप। अब बात करेंगे हम थर्ड टाइप की। अब देखिए जो थर्ड टाइप है, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। एक आयन जो है वो डाइपोल इंड्यूस करेगा, यानी आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन है ये। इसमें क्या होगा, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी पोलराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ एन आयन नियर इट। यानी कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलराइज हो सकता है। भाई दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। जिसके ऊपर डाइपोल प्रेजेंट रहेगा वो तो पोलर रहेगा, और जिसके ऊपर डाइपोल प्रेजेंट नहीं होता वो नॉन पोलर रहेगा। तो ये कह रहा है कि एक पोलर, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होगा उसे एक पोलर मॉलिक्यूल, कोई आयन भी हो सकता है, कोई आयन आके उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देगा। तो इस तरीके से डाइपोल जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ए नॉन पोलर molecule may be polarized by the presence of an ion near it, i.e. it becomes an induced dipole। ओके तो हम इसे क्या कहेंगे कि किसी आयन की वजह से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जब डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा तो उसे हम इंड्यूस डाइपोल कहेंगे। तो इसके अंदर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं एक आयन है NO3 नेगेटिव। ठीक है, NO3 एक आयन है, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, इसलिए तो हम इसे आयन कह रहे हैं। और I2 मॉलिक्यूल के पास ये प्रेजेंट है। अब I2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, I और I, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों सेम साइज़ के हैं, सेम प्रॉपर्टी है, तो इनके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब ये आयन जो है ये अप्रोच करेगा इस आयोडीन मॉलिक्यूल को, जो कि कैसे नेचर का है, नॉन पोलर नेचर का। ये तो क्या है, ये तो है आयन, और ये क्या है, नॉन पोलर
मॉलिक्यूल। अब देखिए आप यहाँ पर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है, अगर ये आयन इधर मूव कर जाता है या ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो थोड़े ही टाइम में क्या होगा, ये इसके ऊपर डाइपोल इंड्यूस करवा देगा। इस पे नेगेटिव चार्ज है तो जस्ट इसका अपोजिट चार्ज इस पे जनरेट होगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो इस पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो ये अपने साथ वाले एटम के ऊपर कैसा चार्ज जनरेट करवाएगा, नेगेटिव। तो ये नॉन पोलर नेचर का था, लेकिन इस आयन की वजह से इस पे क्या हुआ, पार्शियली चार्ज जनरेट हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया। अब इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। इसी तरीके से इसकी सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल आते जाएंगे अब पार्शियली चार्ज उनके ऊपर जनरेट होता चला जाएगा। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। उनके अंदर इस टाइप की अट्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट होती है। क्लियर। तो ये 3 टाइप थी बेसिकली। आपने कौन कौन सी 3 टाइप पढ़ी हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, और थर्ड कौन सी है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। इसके अलावा भी बची हुई है जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि बार बार आपकी ये जो टॉपिक है दोबारा से रिपीट नहीं होंगे कहीं पर भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये वर्ड बहुत बार यूज़ किए जाते हैं। आगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये सिर्फ वर्ड्स का यूज़ करेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हम बेसिकली यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से पढ़ें, कोई भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। नोट्स जब बनाएंगे तो हेडिंग, उसके साथ उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए और एग्जाम्पल, कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर लिखें, ज़्यादा आप कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मतलब पूरी ही कहानी लिख दें, 2-4 पेज भर दें। थोड़ी सी थ्योरी लिखें आपके जो काम की है, जो हमें बताती हो कि जो भी टॉपिक का नाम है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होने चाहिए, बस उतना ही लिखना है।